तो ये जोग्राफिया की क्लास आपकी जो है वो तकरीबन 4 या 5 सेशन पर मुश्तमिल है और इसमें हम कोशिश करेंगे कि चौथी क्लास से लेके 8वीं क्लास तक जितना जोग्राफिया पढ़ाया गया है आपको वो सारा कवर हो जाए। ठीक है, आपको अपनी ज़मीन को समझने के लिए, इस पर मौसम समझने के लिए, इसके टेम्परेचर को समझने के लिए और मुख्तलिफ़ किस्म के जो वाक़यात होते हैं, ज़लज़ले आ रहे हैं, ठीक है, और सुनामी आ रहा है, ठीक है, बारिशें कहीं बहुत हो रही हैं, कहीं कम हो रही हैं, ठीक है, किसी इलाके में बर्फ़बारी होती है, किसी इलाके में नहीं होती, ठीक है। ये सब बातें समझने के लिए दरअसल आपको बहुत अच्छा जोग्राफिया पढ़ना ज़रूरी है। तो जो लोग बहुत अच्छा जोग्राफिया समझते हैं, पढ़ते हैं, वो फिर जान लेते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं ये कैसे हो रही हैं। सूरज गिरन कैसे हो रहा है, चांद गिरन कैसे होता है, ठीक है। समंदर का पानी दिन में जो है वो कम हो जाता है और शाम जब होने लगती है तो बढ़ना शुरू कर देता है। कभी लो टाइड्स होती हैं, कभी हाई टाइड्स होती हैं। इसी तरह समंदर के अंदर पानी के दरिया चलते हैं। ऊपर तो समंदर ऐसे ही होता है लेकिन अंदर करंट चलते हैं, करंट। तो वो कौन कौन से करंट्स हैं, उससे क्या होता है, क्या तब्दीलियाँ आती हैं, ये सब आपका जोग्राफिया अगर बहुत अच्छा होगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। हम कोशिश करेंगे ये 6 क्लासेस में ये सब बातें एक एक करके आपको समझाएं और आप डिटेल के अंदर इसको बड़े शौक़ से देखें। अगरचे कि कुछ चीज़ें बहुत आपको मुश्किल भी लगेंगी क्योंकि उसमें मैथ का इस्तेमाल भी है, ठीक है, लेकिन ये कि आप थोड़ी जद्दोजहद करें, थोड़ी कोशिश करें, थोड़ा दिमाग लड़ाएं तो आप सारी बातें समझ लेंगे। और ये रिकॉर्ड भी हो रही हैं चीज़ें, अगर आप कभी कुछ भूल जाएं तो बाद में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे ज़मीन के बारे में, ठीक है। ये हमारी ज़मीन है। ये ज़मीन स्फेयर नहीं है, कुर्रा नहीं है। बज़ाहिर तो ये कुर्रा है, बॉल की तरह है, फुटबॉल, लेकिन फुटबॉल में और इसमें एक फ़र्क है। वो क्या फ़र्क है कि जो इसका डायामीटर, अगर मैं एक सर्किल बनाऊं तो ये सर्किल का क्या होता है, सेंटर, और यहाँ से यहाँ तक का फासला क्या कहलाता है, रेडियस। क्या कहलाता है? और यहाँ से यहाँ तक का फासला दोनों अगर मिला दो, ये यहाँ से यहाँ तक, तो इसको क्या बोलते हैं, डायामीटर। तो क्या बोलते हैं, ये इसका डायामीटर है। अच्छा, इसका ये डायामीटर और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला भी खींचें तो ये भी डायामीटर कहलाएगा। कहीं से भी आप कहीं तक जो सेंटर से गुजर रही होगी लाइन, उस पूरे फासले को आप क्या बोलेंगे, डायामीटर। एक चीज़ जो गोल होती है, फुटबॉल या सर्किल जो स्फेयर होती है, उसका ये वाला डायामीटर और ये वाला डायामीटर दोनों सेम होते हैं। दोनों क्या होते हैं? ज़मीन में ऐसा नहीं है। ज़मीन कुछ यूं है, इसका ये वाला डायामीटर ज़्यादा है और ये वाला डायामीटर कम है। समझ में आ रही बात आपको? तो ज़मीन के डायामीटर में फ़र्क है, इसलिए हम ज़मीन को एक 100% स्फेयर नहीं मानते, 100% गोल चीज़ नहीं मानते। वो यहाँ से थोड़ी सी चपटी है, जैसे सेब होता है ना, सेब ऊपर से चपटा होता है और साइडों से फैला होता है। या अगर आप कीनू लें तो कीनू भी आप देखें ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल गोल होगा, बल्कि वो ऊपर से नीचे से थोड़ा सा चपटा होता है और जो गोलाई वाली जगह होती है वहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ये बात सब बच्चे याद रखें कि एक आम स्फेयर में और एक ज़मीन के स्फेयर में, गोले में क्या फ़र्क है।
वो फ़र्क ये है कि इसका डायामीटर हर जगह से एक जैसा होगा, लेकिन ज़मीन का डायामीटर हर जगह से एक जैसा। सबसे ज़्यादा डायामीटर कहाँ है? बीच में, और जो ऊपर से लेके नीचे तक का डायामीटर है वो कम है। ये बात समझ में आ गई आप सबको? अच्छा जी, तो ये हमारी ज़मीन है, ठीक है। इस ज़मीन का, जब आप इस ज़मीन को स्टडी करने लगते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, तो कुछ बुनियादी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, कुछ बुनियादी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वो ये चीज़ है कि ये इसका नॉर्थ है, ऊपर वाला हिस्सा, और ये जो नीचे वाला हिस्सा ये क्या है? साउथ है। ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, जब आप ज़मीन को ऐसे सोचेंगे कि ऊपर नॉर्थ है और नीचे, तो आप समझ नहीं पाएंगे। हमारी ज़मीन घूम रही है ना ऐसे, तो आपको यूं पढ़ लीजिए। अब ये देखिए यहाँ क्या हो गया? नॉर्थ, और यहाँ क्या हो गया? और ये आगे की तरफ घूम रही है, मशरिक की तरफ। यानी जब भी आप अपने आप को ज़मीन पर सोच रहे हो, तो आप ज़मीन को ऐसे नहीं सोचेंगे कभी भी, बल्कि उसका नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ कर देंगे और साउथ पोल साउथ की तरफ कर देंगे। और आप खुद कहाँ खड़े हैं? मशरिक की तरफ मुंह करके। मैं इस वक्त कहाँ खड़ा हूँ? मशरिक की तरफ मुंह करके खड़ा हूँ। मेरे पीछे क्या है? मगरिब है, और मेरे उल्टे हाथ पे क्या है? शुमाल है, और सीधे हाथ पे क्या है? जुनूब है। दुनिया के किसी भी हिस्से में आप जाएंगे, आप जहाँ से सूरज निकलता है वहाँ मुंह करके खड़े हो जाइए और ऐसे हाथ फैला लीजिए। जहाँ आपका मुंह है वो मशरिक, और जो पीछे वाला हिस्सा है वो मगरिब, और जो उल्टा हाथ आपका है वो शुमाल, और सीधा हाथ आपका जुनूब। तो ज़मीन को भी जब आप स्टडी करें तो हमेशा उसके नॉर्थ पोल को उल्टे हाथ की तरफ रखें और साउथ पोल को सीधे हाथ की तरफ रखें। सीन से सीधा और सीन से साउथ, ऐसे याद रखें। सीधे हाथ पे क्या आना चाहिए? आपका साउथ, और उल्टे हाथ पे आपका क्या होगा? नॉर्थ, और सामने की तरफ क्या होगा? ईस्ट, और पीछे की तरफ क्या होगा? वेस्ट। ज़मीन ईस्ट की तरफ घूमती है, यानी हम ये जो खड़े हैं, ज़मीन यूं जा रही है, इसीलिए सूरज हमें ऐसे ऊपर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ज़मीन कैसे जा रही है? ऐसे नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। सूरज हमें ऐसे ऊपर की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, ये बात भी आपने पढ़ी होगी कि ज़मीन बनाते वक्त तो हम गोल ही बनाते हैं। ये गोल नहीं बना मुझसे, लेकिन अब सही है? क्या बात है भाई, गोल नहीं बन रहा? अगर चाक होती ना तो बिल्कुल गोल बनता। अब सही है? चलेगा? चले, चला लेते हैं। तो ज़मीन के बिल्कुल बीच से जो लाइन गुजर रही है, हमने एक फर्जी लाइन सपोज की है जो ज़मीन के कहाँ से गुजरती है? बीच से गुजरती है, ठीक है। जो इसको दो हिस्सों में तोड़ देती है, जो इसको दो हिस्सों में तोड़ देती है। ऊपर वाला हिस्सा क्योंकि नॉर्थ है, और नीचे वाला हिस्सा क्योंकि साउथ है, इसलिए इस ऊपर वाले हिस्से को नॉर्थ हेमीस्फीयर कहते हैं। हाँ, हेमीस्फीयर। और नीचे वाले को कहते हैं साउथ हेमीस्फीयर। यानी वो लाइन जो आपकी ज़मीन को दो बराबर हिस्सों में तोड़ देती है, आधा ऊपर और आधा नीचे। तो जो आधा ऊपर वाला हिस्सा है इसे कहते हैं नॉर्थ हेमीस्फीयर, और नीचे वाले को कहते हैं साउथ हेमीस्फीयर। और इस लाइन को क्या कहते हैं? इक्वेटर। इस लाइन को क्या कहा जाता है? इक्वेटर। ये बात आपकी समझ में आ गई? गुड।
अच्छा, कुछ लाइनें नॉर्थ हेमिस्फीयर से साउथ हेमिस्फीयर की तरफ आ रही हैं, इनको कहते हैं लॉन्गिट्यूडल लाइन। ठीक है, ऐसे नॉर्थ हेमिस्फीयर से आ रही है साउथ हेमिस्फीयर की तरफ, इनको कहते हैं लॉन्गिट्यूडल लाइंस। और कुछ लाइनें ऐसे चल रही हैं, इन लाइनों को आप कहते हैं लैटिट्यूड्स लाइन या लैटिट्यूड। सिर्फ समझ में आ गई बात आपको? तो जमीन को समझने के लिए दो तरह की लाइनें जमीन पर खींची गई हैं, एक कहलाती है लॉन्गिट्यूडल लाइन और एक कहलाती है लैटिट्यूड की लाइन। समझ में आ गई बात? अच्छा, ये किस हिसाब से खींची गई हैं ये हम आपको पहले भी समझा चुके हैं, दोबारा समझाते हैं। अगर आप एक दायरा ले लें, क्या ले लें, तो यहां से यहां तक का फासला कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। और यहां से यहां तक क्या होगा? 90, दोनों मिलके हो गए 270, 180। और फिर यहां से यहां तक 90, फिर यहां से यहां तक 90, तो 180 ऊपर होता है और 180। तो अब जब भी कोई दायरा होगा, उस दायरे को अगर आप 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे, तो यहां से यहां तक का ये गोलाई जो है, इसका एंगल होगा 90 डिग्री। सही है? यहां से यहां तक का पूरा एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। और यहां से यहां तक कितना होगा? 270 डिग्री। और यहां से यहां तक कितना होगा? 360। यानी एक पूरा चक्कर अगर आप घूम लें स्फीयर के, तो दरअसल आप कितने डिग्री घूम जाते हैं? 360 डिग्री घूम जाते हैं। एक पूरा चक्कर अगर आप घूम जाएं तो कितने डिग्री घूम जाते हैं? 360। ये बात सबको समझ में आ गई? अच्छा, अगर मैं यहां से यहां तक जा रहा हूं तो 90 है, यहां तक जा रहा हूं तो कुछ और है, फिर कुछ और है, फर्ज करो 10, 20, 30 ऐसे बढ़ रहे हैं। सही है? तो असल में जब ये जो लाइनें खींची गई हैं लॉन्गिट्यूडल लाइन, इसको अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये भी एक दायरा है। अगर मैं इसके नॉर्थ पोल को आपकी तरफ कर दूं, आप देख रहे हो नॉर्थ पोल, तो ये क्या है? एक दायरा है। इस दायरे के अगर मैं 4 हिस्से बना दूं तो कुछ हिस्से 90 डिग्री तक होंगे, फिर ये यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ तक 270 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ तक 360 डिग्री। अच्छा, अब हम इस पे निशान लगाते हैं 15-15 डिग्री पर। क्यों लगाते हैं 15 डिग्री पर? जमीन पूरा चक्कर लेती है 24 घंटे में। कितने घंटे में लेती है? 24 घंटे में। अगर ये पूरी गोलाई जो 360 की है, ये 24 घंटे में घूमती है, 24 आवर्स में जमीन 360 डिग्री घूमती है। ये बात आप समझ पा रहे हो? ये जो मैंने लिखा है 24 घंटे में जमीन 360 डिग्री घूमती है, ये बात आप 360 डिग्री घूमने का मतलब पूरा एक चक्कर लगा लेती है ना? तो अगर 24 घंटे में 360 घूमेगी तो एक घंटे में कितना घूमेगी? 360 को आप डिवाइड करेंगे किससे? 24 से। तो ये कट रहा है, 4 के टेबल से काट दो, 4 6 24, 4 नीम 36, 0। 6 के टेबल से कट रहा है, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 पंजे 30, 15 डिग्री। तो पता चला एक घंटे में जमीन कितने डिग्री घूमती है? 15 डिग्री घूमती है। सही है? तो इसी मुनासिबत से अगर आप नॉर्थ पोल को ऐसे सामने रखें तो 15-15 डिग्री पर निशान लगाया हुआ है। कितने डिग्री पे निशान लगा हुआ है? ये 15 है, ये 30 है, ये 45 है, फिर उसके बाद क्या है? 60 है, 60 के बाद 75 है, 75 के बाद 90 है। अगर हम इस पूरे दायरे को 15-15-15-15 डिग्री पे निशान लगा लें और ऐसे ही एक साउथ पोल पे भी रखकर 15-15 डिग्री पर और पहले निशान को इसके पहले निशान से, दूसरे निशान को इसके दूसरे निशान से,
तीसरे निशान को, इसको तीसरे निशान से, चौथे निशान को। तो जो लाइन आप खींचते जा रहे हैं, ये वाली लाइनों में दो लाइनों के दरमियान कितना गैप है? 15 डिग्री का गैप है। तो टोटल कितनी लाइनें बनेंगी? 24। अगर आप पहली लाइन को बुनियाद बनाओगे तो 23 लाइन बनेगी और वो खुद 24वीं होगी। समझ में आ रही बात आपको? तो ये जो लाइनें हैं, लॉन्गिट्यूडल लाइंस जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं, इनके दरमियान गैप कितना है? 15 डिग्री का। क्यों है 15 डिग्री का गैप? क्योंकि 24 घंटे में ज़मीन 360 डिग्री घूमती है और 1 घंटे में ज़मीन 15 डिग्री घूमती है। तो हमने 1 घंटे के हिसाब से सारी लाइनें इसमें खींच ली हैं। ये बात क्लियर हो गई कि जो ऊपर वाली लाइनें नीचे आ रही हैं, इनका क्या कॉन्सेप्ट है? ये 15-15 डिग्री के फासले पर खींची जाती हैं और इनका नाम क्या है? लॉन्गिट्यूडल लाइंस। ठीक है। अच्छा, फिर कुछ लाइन होती हैं ये वाली लाइन को कैसे खींचा गया है इसको समझ लीजिए। अगर मैं इस जमीन को ऐसे आधा काट के ऐसे खोल दूं, जैसे आप सेब लेते हैं, ऊपर से आधा काटें और उसे खोलें, तो क्या सिचुएशन आएगी? थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूं बनाने की। ये समझ पा रहे हैं आप? यानी जब मैंने इसको आधा काटा और ऐसे खोला तो ये बन गया, आधा इधर होगा और आधा। अगर लाइन खींच के इसके 4 हिस्से कर दूं, बिल्कुल ऐसे जैसा सेब आपने खोला और उसे कितने हिस्से कर दिए? 4 बराबर। तो यहां से 90 डिग्री का होगा। समझ में आ रही है बात? अगर मैं इस वाली जगह पर जो सेब की किनारे हैं, यहां से 15 डिग्री की लाइन खींचूं, फिर 30, फिर 35, फिर 60, फिर, ठीक है, तो ये 0 है। उसके बाद ये क्या है? 15, 30। क्लियर हो रही बात आपको? इसी तरह से आगे भी 30, 15-15 डिग्री के फासले ये लाइन यूं खींच दी जाए पीछे पूरी, यानी आधा जो खींचा था उससे लाइन यूं खींच दी जाए, ये वाली लाइन यूं खींच दी जाए, ये वाली लाइन यूं खींच दी जाए, ये वाली लाइन यूं। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से जो लाइन बनेगी उसे आप क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स की लाइनों के दरमियान भी कितने डिग्री का फर्क होता है? 15 डिग्री का फर्क होता है। ये 15 डिग्री यहां से मैनेज नहीं होता, ये उसके कटे हुए हिस्से के सेंटर से मैनेज होता है। तो लैटिट्यूड की लाइनें भी 15 डिग्री के फासले पर हैं और लॉन्गिट्यूड की लाइनें भी 15 डिग्री के फासले पर हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई? इस तरह से ये 2 लाइनें आपको स्टडी करनी। इन 2 लाइनों की बुनियाद पर बहुत सारी फिर आपको नॉलेज मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको समझने का मौका मिलता है। ये बीच से एक लाइन गुजर रही है जिसे आप कहते हैं इक्वेटर। ऐसे ही है ना? yes. इसके बिल्कुल बीचों बीच से एक लाइन गुजर रही है जिसे आप क्या कहते हैं? इक्वेटर। इसके अलावा 2 लाइनें और हैं, 2 लाइनें और हैं जो लैटिट्यूड पर ही होती हैं। एक लाइन होती है इक्वेटर से 23 डिग्री के फासले पर नॉर्थ हेमिस्फीयर में और 23 डिग्री के फासले पर साउथ हेमिस्फीयर में। समझ में आ गई बात आपको? इस वाली लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ कैंसर। उर्दू में कहते हैं खते सरतान। सही है? ये लाइन आपके इक्वेटर से कितने डिग्री ऊपर है? 23 डिग्री।
इसी तरह इक्वेटर से 23 डिग्री नीचे भी एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसको उर्दू में कहते हैं खते जद्दी। इसे क्या कहते हैं? खते जद्दी। और ये जो बीच वाली लाइन है ये कहलाती है इक्वेटर। क्या कहलाती है? इक्वेटर, जिसको आप उर्दू में कहते हैं खते इस्तवा। ठीक है। जमीन के ऊपर ये 3 लाइनें समझना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, इस लाइन और इस लाइन के बीच में जितना इलाका आएगा जमीन का, अगर मैं आपको यहां ये जमीन दिखाऊं, ये नॉर्थ पोल ऊपर है, ठीक है। तो ये डॉटेड लाइन नजर आ रही है। अभी मैं सब बच्चों के हाथ में दूंगा, ये आप इस डॉटेड लाइन को देखेंगे। जो ऊपर वाली डॉटेड लाइन है ये कहला रही है लाइन ऑफ कैंसर, और ये जो नीचे वाली डॉटेड लाइन है ये कहला रही है लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न या खते जद्दी। अच्छा, अगर आप इक्वेटर से गिनेंगे यहां से यहां तक का, ये जो हमारे पास ग्लोब है ये 10-10 डिग्री पे लाइन खींची हुई है, 15 डिग्री पे नहीं खींची हुई। कितने पे खींची हुई है? असल में क्योंकि आपको दोनों लाइनें दिखानी है, कैप्रिकॉर्न भी दिखाना है और कैंसर भी दिखाना है, तो अगर 15-15 खींचते तो 23 का अंदाजा आपको नहीं होता। तो उन्होंने कितने डिग्री पे लाइन खींची है? 10-10 डिग्री पर, ठीक है। आमतौर पर ग्लोब में 10-10 डिग्री पर लाइन होती है, लेकिन जो नक्शे होते हैं बड़े, उस पर लाइन 10 डिग्री पर नहीं होती, उस पर लाइन जो है वो 15 डिग्री पर होती है। तो ये जो लाइन नीचे है ये लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और ऊपर वाली जो लाइन है वो लाइन ऑफ कैंसर है। ये समझ में आ रही है? इस दोनों के दरमियान जो इलाका है, ये मैंने एक लाइन, एक हाथ यहाँ पकड़ा, एक हाथ यहाँ पकड़ा, और मैं ऐसे घूम जाऊं ऐसे पूरे जमीन पे, इसके बीच में जितने ममालिक आ रहे हैं, जो समंदर आ रहे हैं, सही है, ये सारा पूरा इलाका जमीन का, इसको आप कहते हैं ट्रॉपिक एरिया। सही, इसे क्या कहते हैं? ट्रॉपिक एरिया, क्योंकि ये वो इलाका है जहां पर सूरज की रोशनी डायरेक्टली पड़ती है। अभी हम पढ़ेंगे इसको और डिटेल में अगली क्लास में, ठीक है। इस पूरे एरिया को आप क्या कहते हैं? ट्रॉपिक एरिया, ठीक है। ये ग्लोब में अब भेज रहा हूँ, पहले लड़कियों के पास भेजूंगा, फिर लड़कों के पास भेजूंगा, और उसमें फिर आप ये गौर से देखेंगे दोनों लाइनें। लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न भी देखनी है, लाइन ऑफ, और बीच वाली इक्वेटर की लाइन भी देखनी है, और ये वाली लाइनें भी देखनी है। 3-4 लाइनें हो गई ना, एक लॉन्गिट्यूडल लाइनें हो गई, एक लैटिट्यूड की लाइनें हो गई, एक आपकी इक्वेटर की लाइन हो गई, और एक इक्वेटर से 23 डिग्री ऊपर एक लाइन है जिसे आप कहते हैं लाइन ऑफ कैंसर, और 23 डिग्री नीचे एक लाइन है जिसे आप कहते हैं लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इस पूरे इलाके को जो इन दोनों लाइनों के बीच में आता है उसे कहते हैं ट्रॉपिक एरिया। ये बात समझ में आ गई सबको? अब आपको एक बात समझनी है, वो ये है कि जमीन पर एक तो इक्वेटर है, ठीक है। एक लाइन जो ऊपर से नीचे आ रही है लॉन्गिट्यूडल, उसमें बर्तानिया से जो एक लाइन गुजर रही है उसको बुनियाद माना गया है। यानी बर्तानिया के लोग काम कर रहे थे नक्शे पे, तो उन्होंने क्या करा, स्टार्टिंग पॉइंट किसको लिया? जो उनके मुल्क से गुजर रही थी, उनके मुल्क का एक खास इलाका जिसका नाम है ग्रीनविच। क्या नाम है? ग्रीनविच। तो वो लाइन जो ग्रीनविच से गुजरती है, आप उसे ओरिजिन मानते हो। ओरिजिन का मतलब यहां से स्टार्ट होगी, और जो नीचे आपके पास इक्वेटर है, जहां से वो इक्वेटर काटती है, वो पॉइंट आपका 0-0 कहलाता है। तो ग्रीनविच से जो लाइन ऊपर से नीचे आ रही है, ये लाइन कौन सी है? जो ग्रीनविच से आ रही है। तो ये वाला मुकाम जहां पर लैटिट्यूड भी
सही है, इसको आप कहते हैं 0, ठीक है। और इसके बाद जो लॉन्गिट्यूडल लाइन होगी वो कहलाएगी 15 डिग्री। उसके बाद जो लॉन्गिट्यूडल लाइन होगी वो कहलाएगी 30 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रही है? 15, 30, 45, 60, 75, 90 तक यहाँ आ जाएगी। फिर इसी के आधे को पीछे जाएंगे तो आधे 90 वहां होंगे। समझ में आ रही बात? फर्ज कीजिए कि ये आपकी लाइन है ग्रीनविच की। कौन सी लाइन है? बल्कि मैं एग्जैक्ट आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये रही, ये लाइन आपकी ग्रीनविच की लाइन है, ठीक है। यहां से ये कितना होगा? 15 डिग्री, फिर 30, फिर 45, फिर 60 और यहां से यहां तक आके कितना हो जाएगा? 90। और 90 बाकी का कहां होगा? यहां पीछे। अच्छा, ये प्लस में चलेगा 15, 15, 15, 15। अगर आप यहां चलेंगे तो ये माइनस में माइनस का 15, ठीक है। तो इसका मतलब ये ग्रीनविच से ईस्ट की जानिब, ग्रीनविच से ये ईस्ट है आपका, ईस्ट की जानिब 15, 15 डिग्री प्लस में कहलाते हैं। और ग्रीनविच से वेस्ट की जानिब 15, 15 डिग्री की लाइन माइनस में कहलाती है। ये बात सबको समझ में आ रही है? सही है। तो ईस्ट में प्लस में और वेस्ट में माइनस में, ठीक है। अच्छा, किसी भी मुल्क के बारे में आपको बताना हो कि आपका मुल्क कहाँ है, तो आप उसको इसी ग्रीनविच, जहां पर इक्वेटर और ग्रीनविच की लाइन मिल रही है 0, 0, यहीं से आप उसको बताते हो। और आप पहले बताते हो कि लॉन्गिट्यूड में कहाँ है वो, और फिर आप बताते हो लेटीट्यूड में कहाँ है वो, ठीक है। जैसे पाकिस्तान के बारे में आप कहेंगे कि पाकिस्तान कहाँ है ज़मीन पर, तो आप बताएंगे कि पाकिस्तान 63 डिग्री लैटिट्यूड में, और ऊपर जब आप जाएंगे तो 23.5 लैटिट्यूड में है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। ये बात समझ में आ रही है? ये जरा नक्शा लगाएं।